अगर आपके पास हरियाणा की रजिस्ट्रेशन है और आप नहीं चाहते हो कि अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना और आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में घूमा, आपको कोई वैकेंसीज नहीं मिली, तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हॉस्पिटल के बारे में जिसका नाम है पार्क हॉस्पिटल। पार्क हॉस्पिटल जो कि गुड़गांव में पड़ता है। यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो तो फ्रेशर की प्लस एक्सपीरियंस दोनों की वैकेंसीज है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट भेजा है, पिछले अप्रैल में मेरे 4 से 5 स्टूडेंट वहाँ पे लगे हुए हैं, तो एज ए फ्रेशर ही सबको मैंने भेजा है। तो यहाँ पे भी वैकेंसीज है, अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे जरूर जा सकते हो, इंटरव्यूज दे सकते हो, आपकी इंटरव्यू जरूर क्लियर होगी अगर आपको अच्छी नॉलेज है। क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो क्वेश्चन पेपर की मैं बताऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू थोड़ी सी टफ होती है इनकी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर तो लेते नहीं है और काफी सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं इंटरव्यू में। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको शायद ही मना कर दे, बट अगर आपने हर क्वेश्चन का सही से आंसर कर दिया तो आपको डेफिनेटली हायर कर लेंगे। ये क्वेश्चंस की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में बता दूं कि इनकी सैलरी क्या है, इनका ड्यूटी आवर्स क्या है, सारी चीजें। तो सबसे पहले एड्रेस की बात करें तो सोना रोड 47 सेक्टर में ये पड़ता है। सोना रोड मतलब रोड का नाम है और ये पड़ेगा 47 सेक्टर में गुड़गांव में, ठीक है। वैकेंसीज की बात करें, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों को एक्सेप्टेबल है, दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया हरियाणा की चाहिए। यहाँ पे बेड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 बेड के बीच में ही है ये, मतलब अप टू 200 है। NABH भी है, NABL एक्रीडेटेड भी है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चाहे आपको बाहर जाना है, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपका सब जगह पे वैलिड रहेगा। तो उसके बाद ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 6 to 7 आवर्स की ड्यूटी रहेगी यहाँ पे, मतलब वही नॉर्मल जो सब जगह पे होती है वही। थोड़ी सी हेडेक कम मैं बोल सकता हूँ दूसरे के मुकाबले, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके मुकाबले। सैलरी वाइज ठीक ठाक है, मतलब 20 से 21 हज़ार के बीच में सैलरी आपको मिल जाएगी एज ए फ्रेशर। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी सैलरी ले सकते हो। जैसे 6 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस हो आपको और आपकी 40,000 लास्ट CTC है या 38,000 लास्ट CTC हो, तो ये आपको उससे 2-3-4 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ा के दे देंगे। लेकिन अगर आप उनको आपको मान लो 7 साल का या 6 साल का एक्सपीरियंस, आप बोलो कि 55-60 हज़ार दे दो, तो इतना तो खैर नहीं देते हैं, बट स्टिल 10 to 15% की हाइक ये दे देंगे आपको आराम से। इंटरव्यू की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी जाके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो और कोशिश करना 9 से 12 के बीच में। ज़्यादा लेट जाओगे तो उनका लंच टाइम हो जाता है, फिर आपको या तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बोलेंगे कि कल आना, है ना। क्योंकि ज्वाइनिंग का ऐसा होता है कि अगर आपकी सारी चीज़ें हो गई है तो उसी दिन आपका ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम डे 1 पे ही हो जाता है। लेकिन अगर आप लेट जाओगे मुश्किल होता है फिर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर उन्होंने 4 ही फ्रेशर स्टाफ रखने हुए और आपसे पहले चारों फ्रेशर उन्होंने रख लिए हुए, तो फिर आपकी तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करो सुबह सुबह जाने की, थोड़ा जल्दी। जितना जल्दी जाओगे उतना ज़्यादा चांसेस है हायर करने का, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं जो पूछे गए और मैं आपको वो सारे बताता हूँ। बाकी ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको 100% रिलाय नहीं करना कि यही क्वेश्चन आपको भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मुझे पूछे, आपको क्या पूछे उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे 100% श्योरिटी है कि जो भी पूछेंगे वो वही पूछेंगे जो मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड करा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे लगवाए और मुझे पता है क्या पूछते हैं, और मुझे पिछले 5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा कोर्स लेना है, कोर्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई है। वो कोर्स आपने एक बार ले लिया, आपने पढ़ लिया, 2500-3000 रुपये लगा के आपने अच्छे से रेडी हो लिया, तो आपको 20-25 हज़ार की नौकरी भी लग जाएगी और आपको ये पैसे याद भी नहीं रहेंगे। इसमें आपकी मैं मॉक इंटरव्यूज करूंगा, आपको रेफरेंस भी देके भेजूंगा, प्लस आपके साथ लाइव सेशन भी होगा। और ये जो मटेरियल रहेगा वो पूरी जिंदगी आपके पास रहेगा और उसके बाद आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप यूज कर सकते हो, रन कर सकते हो या पढ़ सकते हो, जो भी आपको करने कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर कोर्स लेना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, वहां पे आप मुझे हाई लिख के भेजो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैं आपको कोर्स की सारी डिटेल दे दूंगा और विद इन 7 डेज आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेज दूंगा। तो क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे जो पहले इंट्रोडक्शन हुई थी, इंट्रोडक्शन में जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि इंट्रोडक्शन आपको बहुत लंबी नहीं खींचनी, आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हो ये बताना है, आपने क्या स्टडी करी है और कब आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है ये बताना है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस कितना है, या फिर एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं है, आपने इंटर्नशिप कहाँ पे करी है, वो 6-7 महीने का एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा ऐड ऑन करना होता है। और इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि HR वालों ने तो मेरे से सारी बात हिंदी में करी थी। और वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आपकी इंटरव्यू होनी है, फर्स्ट फ्लोर पे उनकी NSA जो मतलब इंटरव्यू लेंगी, तो उन्होंने आपकी इंटरव्यू लेनी है, तो इंटरव्यू के लिए आप रेडी होके जाना, ठीक है। वो साउथ इंडियन है जो आपकी इंटरव्यू लेंगे, तो वो आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन आप स्टिल हिंदी में आंसर कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई मतलब है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है।
आप हिंदी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कौन कौन से पेशेंट है जो आपने देखे हैं जहाँ पे आपने लास्ट काम किया। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक्सपीरियंस अपना ऐड करा था 4 साल का, उसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो अगर आपने मेडिकल में करा है तो मेडिकल में कैसे कैसे पेशेंट देखे वो बताओ, वार्ड में करा है तो वहाँ पे कैसे पेशेंट देखे हैं, सर्जिकल में करा है तो कौन कौन सी सर्जरी करवाई है, ओटी में करा है तो सर्जरी कौन कौन सी असिस्ट करवाई है ये बताओ। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं और ये सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी होकर जाना है। ये नहीं है आपने एक दो चीज़ें इधर उधर से रेडी कर ली और वहाँ पे कुछ और पूछ लिया और आप फिर देख रहे हो कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक ही मौका मिलना है, तो एक मौके को अगर आपने नहीं संभाला तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स उन्होंने पूछे, 5 मूवमेंट्स जो हैंड वॉशिंग के वो बताना है। हैंड वॉशिंग के मूवमेंट्स प्लस स्टेप्स भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन कौन से स्टेप्स है, और कई बार तो वो बोलते हैं कि करके दिखाओ, तो आपको पूरे स्टेप उनको करके बताने हैं कौन कौन से स्टेप्स है, कैसे है, उनका नाम है ना, सारी चीज़ें आपको करके दिखानी है या बतानी है। जो भी वो पूछे आपको मतलब वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद बेड सोर की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब अगर किसी पेशेंट को बेड सोर, इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि बेड सोर किस किस को हो सकता है, बेड सोर की स्टेजेस कितनी है, ठीक है। फिर किस किस को हो सकता है, और अगर हो गया तो कैसे उसको, या होने से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हो गया तो कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी आपसे पूछे तो आपको उसको बताना है। बाकी इसकी मैनेजमेंट मतलब जो आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे अल्फा बेड लगाना है, चाहे साइड दिलवानी है, चाहे ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, चाहे एलेवन सेक्रम लगानी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आप करते हो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद एबीजी एनालिसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि एबीजी में जैसे पीएच हो गया, पीसीओ2 हो गया या HCO3 हो गया, इनकी नॉर्मल वैल्यूज के ऊपर ज़्यादातर मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये नॉर्मल वैल्यू हमेशा याद करके जानी है। ज़्यादा अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं आइडिया है ज़्यादा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसको बोलते हैं या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किसको बोलते हैं या इसका ट्रीटमेंट क्या है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि एबीजी क्यों करते हैं और पीएच की वैल्यू कितनी होती है, PCO2 की वैल्यू कितनी होती है, HCO3 की वैल्यू कितनी होती है, SO2 की कितनी है और सोडियम पोटेशियम की कितनी है। अभी मान लो आपके हाथ में एबीजी आ गई है और आपको कुछ पता ही नहीं है, अगर मान लो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है पेशेंट का HCO3 12, 10, 5 के आसपास है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको पता ही नहीं है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो आप तो एक तरह से पेशेंट को अपने हाथों से मार रहे हो ना। तो इसलिए नॉर्मल वैल्यूज जानना बहुत जरूरी है और आपको पता होना चाहिए एज ए स्टाफ नर्स, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो। उसके बाद सोडियम पोटेशियम के मैंने आपको जैसे बताया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, एब्रीवेशंस खास करके पढ़ के जाना। कई बार जो फ्रेशर होते हैं उनको पूछ लेते हैं हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या बोलोगे, कम हो जाए तो क्या बोलोगे, है ना, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें जो भी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोक्सिया, जो भी मतलब क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी जो भी कॉमन पूछी जाने वाली एब्रीवेशन है उसके बारे में पढ़ के जाना। कई बार COPD भी पूछ लेते हैं, PTCA पूछ लेते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको पता नहीं, और हंसना नहीं होता है ना, खास करके, क्योंकि कुछ मैंने स्टूडेंट देखा है, मैं उनसे जब मॉक इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उनसे बिल्कुल सीरियस होकर मॉक इंटरव्यू कर रहा हूँ, जैसे हॉस्पिटल में चल रही है, तो मैं उनसे पूछता हूँ, मान लो उनको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता तो आगे से हंसने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना आप। वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपको नहीं पता तो बिल्कुल आप सीरियस हो, सीधा बोल दो कि सॉरी मैम, मैंने पढ़ा तो था, मुझे याद नहीं आ रहा, या सीधा बोल दो कि इसके बारे में मैम मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो लेकिन अगर मैं लगूंगा तो मैं 100% अपना दूंगा और मैं हर चीज़ को विद इन वीक सीख लेता हूँ। मैं बहुत क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेता हूँ, तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन ये क्वेश्चन का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। देन वो अपने आप ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि हाँ भी बंदे ने हो सकता है पढ़ा है या भूल गया है, या नहीं पढ़ा है तो फिर भी उसने सही से मुझे बता दिया कि नहीं पढ़ा है ना। ऐसा नहीं कि आगे से हंसने लग जाओ और ये सारी चीज़ें, तो ये अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद केयर ऑफ बंडल इनका फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ भी हो जाए ये केयर ऑफ बंडल आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ये तो आप लिखवा के ले लो, ठीक है। केयर ऑफ बंडल में कॉटी, क्लेप्सी, SSI, वैप, इनकी फुल फॉर्म भी अगर आपने याद कर ली तो भी इनफ है। वैसे तो सारे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस में ही आते हैं, हर मतलब जितने भी बंडल्स हमने बना रखे हैं, हमने नहीं मतलब जितने बंडल्स बने हुए हैं ये सारे एक्चुअली इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बने हैं। अगर फॉलिस लगा है तो उसके लिए कॉटी बना है, जिसके अंदर आता है कि फॉलिस लगा है तो इन्फेक्शन से कैसे कैसे बचा सकते हो। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या क्या मेजर हम यूज करते हैं, क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं जिससे हम पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सके, है ना। और अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगी है देन हाउ यू कैन प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, है ना। और सेम ऐसे ही इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर तो VAP हम यूज़ करते हैं, वैप, है ना। तो वैप को
वे ऐप में क्या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और SSI SI एक और मेन चीज़ है जो वो पूछते हैं नीडल स्टिक इंजरी के बारे में। अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उसको क्या करोगे, उस टाइम पे आप क्या करोगे? चुपचाप ऐसे साफ करोगे और मुट्ठी बंद कर लोगे और ब्लड बंद कर लिया, बस हो गया। जैसे कि हम गांव में करते हैं ना, हो गया तो कई बार तो बच्चे को बोल देते हैं कि यहाँ पे सुसु कर दे, सेट हो जाएगा। तो वहां पे ऐसा नहीं है, प्रिक हो गया तो उसी टाइम बताओ, क्योंकि कई बार पेशेंट पॉजिटिव भी होते हैं। HIV, HCV, HBsAg कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं कि जो कभी ठीक नहीं होती है। अगर आपको मान लो किसी HIV पेशेंट का हो गया प्रिक, है ना, तो ये जल्दी चीजें ठीक नहीं होती है आपके, मतलब एड्स तो ऐसी चीजें अगर हो गई तो हो गई, है ना, तो आपको पूरी जिंदगी ऐसी चीजों के साथ सफर करना पड़ सकता है। तो इनका आपको इसीलिए पहले ही बताना होता है। अगर आपके प्रिक हुआ है तो उसी टाइम इन्फॉर्म करो। देखो, आप अगर काम कर रहे हो तो आप हाथ पैर हिला रहे हो, काम कर रहे हो, आपसे गलतियां होनी है ना। गलती उसी से होती है जो काम करता है। आप काम कर रहे हो, गलती हो गई, लेकिन ऐसी चीज़ों को छुपाना कभी नहीं होता है, बताना होता है। क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे स्टाफ देखे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कई मेरे साथ कांटेक्ट भी करते हैं, और वो बेचारे जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मुझे उनके लिए बहुत दुख लगता है कि खुद पहले हॉस्पिटल में काम करके वो पॉजिटिव हुए हैं, और फिर वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उनको लेने के लिए मना कर देते हैं जब उनके वायरल मार्कर करवाते हैं, है ना। तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है, बट स्टिल दिक्कत तो पेशेंट के लिए भी है ना, कि कोई ऐसा स्टाफ अगर है तो पेशेंट भी तो उससे पॉजिटिव हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मतलब चलो ठीक है, जैसे भी है। तो मेन चीज़ ये है कि अपना अच्छे से ध्यान रखो, कभी भी ऐसा कुछ होता है तो इन्फॉर्म करना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद शॉकेबल रिदम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉकेबल रिदम कौन कौन सी होती है, वो किस किस रिदम में हम शॉक देते हैं, किस किस रिदम में हम जस्ट CPR और ADR देते हैं, ठीक है। तो ACLS बस आपने पढ़ लिया, आपको सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ACLS पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका ना एक फ्लो चार्ट है, तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने डिस्प्ले पे भी लगा देता हूँ, आप इसको देख लेना। और इसको वैसे आप फोटो एक डाउनलोड करके रखो ताकि इसको आप जूम करके अच्छे से पढ़ पाओ। इसको याद रखो, आपका BLS ACLS पूरा क्लियर हो जाएगा। BLS में तो ज़्यादा कोई स्टेप्स है नहीं, 5 स्टेप आपने याद कर लिए तो वही सारी जगह चलते हैं। लेकिन ACLS में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब शॉकेबल रिदम है, उसमें कौन सी मेडिसिन देनी है, कब कितने टाइम के बाद शॉक देना है। उसके बाद जो नॉन शॉकेबल रिदम, उसमें कौन सी मेडिसिन देनी, कितने कितने टाइम के बाद मेडिसिन देनी है। फिर जब आप प्रॉस अचीव कर लेते हो, ROSC, है ना, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, जब आप वो अचीव कर लेते हो, उसके बाद जो 5H 5T आप असेस करते हो, वो चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे कुछ भी हो सकते हैं। तो आगे वाले बंदे के दिमाग का आपको कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या पूछे, लेकिन 100% इतनी श्योरिटी है कि जो भी वो पूछेगा वही पूछेंगे जो मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड करा है। मैंने अभी तक 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को लगवा दिया है, 1000-1200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने रेडी किया है, और ये सारा मटेरियल उनके लिए 110% काम करा है। तो डेफिनेटली आपके लिए भी करेगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो। व्हाट्सएप का नीचे नंबर है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो मेरा काम है, मैं आपको विदिन 1 वीक रेडी करके हॉस्पिटल में भेजूंगा, और आपकी आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बाकी एक चीज़ फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर हॉस्पिटल में एक ही मौका मिलना है। बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पे मेल को नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिसमें ले रहे हैं उसमें भी अगर आपने मौका खो दिया तो फिर उसके बाद आपको ही पछताना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस यही था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, या कोई सजेशन देनी है कि किस हॉस्पिटल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उनके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।